चलिए, पिछली कक्षाओं में हम आपको क्या पढ़ाए थे, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है और द्विघात समीकरण को गुणनखंड करके मध्य पद को तोड़ करके कैसे हल किया जाता है। ठीक है, और उस आधार पे हम व्यवहारिक प्रश्नों को हल भी किए थे। तो प्रश्नावली 4.2 का एक सवाल बचा था, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सवाल नंबर 6 हो गई? नहीं हुई। चलिए समझिए, एक कुटीर उद्योग अच्छा बताइए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका रूप कैसा होता है, इसका चेहरा कैसा होता है, ये दिखता कैसा है? कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। जब भी मानक रूप पूछें तो इसका रूप बताइए कि ऐसा रूप इसका है जहां ए कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है कि एक कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, बताए थे ना कुटीर उद्योग मतलब जैसे छोटे स्तर पे तुम्हारा पुरवा उरवा बना लेना, कोई पत्तल बना लेना, फैक्ट्री खोल देना छोटी सी। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। पहली लाइन पढ़ लिए, क्लियर हो गया। फिर देखिए दिया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, किसी विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का, नग यानी कोई चीज जिससे बर्तन बनता है, जिसको लगा के बर्तन बनता है, प्रत्येक मतलब प्रति एक, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, लागत मतलब कितना रुपए लगा, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब उस दिन में जितने बर्तन बने के दुगने का 2 गुना से 3 अधिक थी। ठीक है, क्या चीज 3 अधिक थी? उस दिन जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी नग से जो बर्तन बनता है उस नग के निर्माण लागत कितनी थी? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। पूछ रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, यदि उस दिन की निर्माण लागत क्या थी? 90 थी। जैसे आप एक बात समझो कि आज 15 बर्तन बना और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन को बनाने में जो नग लगा, नग की निर्माण लागत 3 रुपए थी। ठीक है, तो आज जितने बर्तन बने कुछ पूरी की निर्माण लागत क्या होगी? 15 बर्तन बनाए आज हम। कितने बर्तन बनाए? 15 बर्तन। और प्रत्येक बर्तन को बनाने में जितना नग लगा वो 3 रुपए का लगा। कितने रुपए का लगा? 3 रुपए का। तो कुल कितना निर्माण लागत हमारा लग गया? 45 रुपए लगा, क्योंकि 15 ठो बर्तन था, एक बर्तन को बनाने में हमारा 3 रुपए का जो नग लगा, तो 15 तो बर्तनों की संख्या में प्रत्येक बर्तन को बनाने के लिए जो नग लगेगा उसकी गुणा कर देंगे तो पूरे बर्तनों की निर्माण लागत आ जाएगी, मतलब पूरे बर्तन को बनाने में कितना पैसा हमारा खर्च हुआ। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। जिसको पूछा है उसी को मानेंगे। ठीक है, और इसमें यक्स वाई हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यक्स वाई मानेंगे तो क्या होता है, दो चर राशि और रैखिक समीकरण बन जाता है। द्विघाती कब बनेगा? जब सब एक्स के रूप में ही रहे। ठीक है, वैसे ये सवाल एक्स वाई पे भी लग जाएगा, एक्स वाई से भी लग जाएगा, लेकिन जब परीक्षा में जब ये आएगा ना तो ये लिख करके नहीं आएगा इसको द्विघात समीकरण बना के लगाओ कि दो चर राशि वाला बना के लगाओ। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको इस कैसे लगाएंगे? द्विघात समीकरण बना के ही लगाएंगे। तो मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या यक्स है, माना बर्तनों उस विशेष दिन पूछा है ना कि एक विशेष दिन, माना उस दिन निर्मित मतलब जो निर्माण किए गए, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी बेटा? एक्स थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि नग की लागत, देखो सवाल में दूसरी लाइन लिखा है कि प्रत्येक दिन निर्माण किए गए नग की लागत कितनी थी? उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, यानी इसका दोगुना,
2x में कितना अधिक था 3, प्लस 3 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2x प्लस 3 क्या आएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ये सवाल बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सवाल बोल रहा है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने, x का दोगुना क्या हो जाएगा 2x से कितना अधिक थी 3। ठीक, बोल रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। कुल निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपए थी, यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, इतनी है। अब बर्तनों की संख्या कितनी है x, यानी एक बर्तन को बनाने में कितना रुपए लगा 2x प्लस 3 रुपए लगा, तो x बर्तनों को बनाने में कितना रुपए लगेगा 2x प्लस 3 गुणे x, और कितना दिया है, कितना रुपए लगा 90 रुपए लगा, यानी x में 2x प्लस 3 का गुणा कर दो तो क्या आ गया 90। कोष्टक में लिख देंगे प्रश्नानुसार। कोष्टक में क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में ये चीज दी गई है, हम अपने मन से नहीं लिखे, प्रश्न को देख करके लिखे। ठीक है, गुणा करिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर लाइए, माइनस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना है, रेखीय गुणनखंडों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 90 का 2 में गुणा करो, 90 का नहीं माइनस 90 का 2 में गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का 180, यानी अब 180 पे ध्यान दो। 180 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, प्लस का 3 है। अच्छा 15 दहा में 150 और 15 ग्रहियां 165, भाई 150 में 15 जोड़ दोगे, 15 ग्रहियां 165, 15 बरहियां 165 में 15 जोड़ो 180। अरे इसको ऐसे भी तोड़ोगे तो भी आ जाएगा, तोड़ो 2 9 18, 45 दूना 90, 15 त्याई 45, 3 पचे 15, 5 के 5, और ऊपर का देखो 2 दूना 4 त्याई 12, 5 त्याई 15, 12 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और इन दोनों को घटाने पर देखो 3 भी आ जाएगा, 15 में 12 को घटाओगे तो प्लस का 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 13x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसमें x को कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 माइनस इसमें कितना कॉमन लोगे बताओ, कितना कॉमन लो, अरे 15 12, ये 12 रहेगा ना, हाँ 15 12 रहेगा, इसमें कितना कॉमन लोगे बताओ, 6 कॉमन लेंगे, गधा 12 के पावर 90 आता है, गधा कहीं का, 6 दूना 12 2x और 6 के पावर 90 आएगा, पढ़ो का 6 90, 15 6 90, अरे ये याद दिख रहा है यार, बताओ हम सही लिखे हैं सब, नहीं यहाँ प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि जब कोष्टक को तोड़ेंगे तब नहीं माइनस होगा, अगर ये माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस से तो प्लस बन जाएगा, मतलब समीकरण बदल जाएगा। एक कोष्टक में क्या गया 2x प्लस 15, दूसरे कोष्टक में हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 2x प्लस 15 को 0 करो तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 15, या x इज इक्वल टू माइनस का 15/2, 15/2, और x माइनस 6 को 0 करो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू प्लस का 6। अब हमको कितना x की वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई, तो कौन सी लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, प्लस का 6 लेंगे, क्योंकि x को हम क्या माने हैं बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस नहीं होगी, प्लस में कभी हम कहें कि घर में माइनस 3 बर्तन रखा गया है, कहते हैं 3 बर्तन रखा गया है, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे x बराबर 6, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में बर्तन की, यहाँ लिख देंगे बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, यहाँ कोष्टक में लिख देंगे बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, x बराबर 6 लो, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या आ गया 6, अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, x की जगह पे 6 रखो, 6 दूना 12 प्लस 3 यानी 15 रुपया। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक नग को बनाने में कितना रुपए लगा 15 रुपए, उस दिन कितना बर्तन बना 6 बर्तन बना। देखो सवाल में क्या दिया गया है कि उस दिन निर्मित जो नग की निर्माण लागत थी उसमें बर्तनों की संख्या का गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है 90, 15 में 6 का गुणा करो 90 मिल गया, इसका सवाल हमारी सही है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, सवाल समझ में आया कि नहीं,
जो क्वेश्चन में दिया गया है सेम उसको उतार दिए। सब सवाल आप लोग उतार लेते हैं ना, इसको जाके घर पे समझा करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम आज पढ़ेंगे जो कल आपको फार्मूला याद करने को दिए थे, मूलों की प्रवृत्ति या नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रवृत्ति, मूलों की प्रवृत्ति या नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। मूलों की प्रवृत्ति देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है बेटा, समझ गए। सिद्धाचार्य महोदय ने सूत्र दिया था। सिद्धाचार्य का नाम सुने होंगे नहीं, बताया था ना कि ब्रह्मगुप्त महोदय और सिद्धाचार्य महोदय ने द्विघात समीकरण को हल करने में खूब योगदान दिया है। ये भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है। अब फिर देखिए कि आज आपको मूलों की प्रवृत्ति हम पढ़ाएंगे। मूलों की प्रवृत्ति यानी मूल कैसे होंगे। अच्छा, मूल किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते थे वही द्विघात समीकरण में क्या होते हैं? मूल होते हैं। मूल का मतलब कि जो x का मान रखने पर यह समीकरण 0 कर जाए, वही इस समीकरण का क्या कहलाएगा? मूल। यही चीज तो बहुपद में कहते थे कि x का जो मान रखने पर समीकरण 0 कर जाए वो उसका क्या कहलाता था? शून्य, क्या जीरोस कहलाता था। और वही चीज यहाँ पे क्या कहलाती है? मूल कहलाती है। x का जो मान रखने पे समीकरण 0 कर जाए वो इसका मूल है। अच्छा, ये समीकरण द्विघातीय है, जिसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। उन 2 मूलों के लिए 3 स्थितियां बनेंगी। कितनी स्थितियां बनेंगी? 3 स्थितियां बनेंगी। देखिए, पहली स्थिति ये बनेगी, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम कहते हैं विविक्तकर। क्या कहते हैं? विविक्तकर, ठीक है बेटा। b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्तकर, विविक्तकर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में क्या कहते हैं? विविक्तकर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो अंडर रूट के अंदर दिया गया है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? विविक्तकर। इसी से हम पता करते हैं कि इसके जो 2 मूल आएंगे वो वास्तविक हैं कि वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगर पहली कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b क्या है बेटा? x का गुणांक है, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, c कौन सा है? अचर राशि है, ठीक है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये राशि जो आती है वो 0 से बढ़ जाती है, तो इसके कितने मूल होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, ठीक है बेटा। इस समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा माइनस का b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो ये होगा प्लस वाला, और दूसरा हो जाएगा माइनस वाला, माइनस b माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ये कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है, समझ गए। अगर ये जो अंडर रूट में वैल्यू दी गई है जिसको क्या कहते हैं? विविक्तकर। विविक्तकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो इस समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। वास्तविक मूल होंगे, कौन कौन से होंगे? माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2ac 2a होगा, और माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, अगर बताओ ये 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस का क्या वैल्यू रह गया जी? जब 0 हो गया इधर का सब हट गया ना, प्लस में क्या लिखोगे? 0 लिखोगे प्लस माइनस, तो इसको मत लिखो। माइनस बी अपॉन 2a, क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। यानी वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे और दोनों समान होंगे,
दोनों माइनस बी अपॉन 2a ही होगा, तो दोनों मूल होंगे वो माइनस बी अपॉन 2a ही होंगे। समझ गए? दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो समान वास्तविक मूल। कब? जब ये जीरो कर जाए, जब ये क्या कर जाए बेटा, जीरो कर जाए। तो दोनों समान वास्तविक मूल क्या हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। समझ गए? दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन अपने से बता दो क्या हो जाएगी, एक बार ग्रेटर देन जीरो था, एक बार बराबर जीरो था, एक बार क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा हो जाए। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति देखिए, इज लेस देन जीरो। ठीक है। अच्छा, इस स्थिति में क्या होगा बताओ, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आ जाए। जीरो से छोटा का मतलब क्या आ जाएगा, जीरो से छोटा कौन होता है बताओ, जीरो से छोटा कौन होता है, अरे माइनस, दशमलव जीरो छोटा होगा रे, गधा है क्या एकदम से। दशमलव अगर एक भी लिखे हैं तो जीरो से बड़ा है, क्योंकि दशमलव एक को कैसे लिखते हैं, 0.1। संख्या रेखा पर अगर 0.1 को तुम दर्शाएगा तो जीरो बीचों बीच रहेगा, एक अगर यहाँ रहेगा तो बीच में 10 खाना रहता है। ठीक है, तो 0.1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। जीरो से दाहिनी तरफ बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जीरो से छोटा कौन होगा, ये माइनस वाले, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 1, माइनस का 2, ये सब जीरो से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आ जाए तो इस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। और कभी भी करड़ी के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो वास्तविक संख्या नहीं आता है, तब क्या आ जाता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये आप लोग को 11-12 में पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग को 11-12 में पढ़ाया जाएगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। जब भी करड़ी में माइनस आ जाए, करड़ी में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो फिर इसका मान कभी भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या नहीं होता है। कौन सी संख्या आ जाता है तब, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। ठीक है, ये a प्लस आई बी टाइप का रूप का आता है, a प्लस आई बी टाइप का आता है, तो वो आप लोग पढ़ेंगे 11th-12th में। यहाँ देखिए, इसका मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो तो क्या आएगा, वास्तविक मूल तो आएंगे नहीं, कि तो क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी मूल क्या है, काल्पनिक है। समझ गए, तीनों स्थितियां समझ गए। आज इस पूरे चैप्टर में इसी के आधार पर सवाल लगनी है, इसी एक फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर खाली क्या किस पे डिपेंड था, सबसे पहले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए थे आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। और द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो द्विघात समीकरण मिल जाता है। और द्विघात समीकरण को बनाने के लिए तरह तरह का सवाल हम लोग लगाए। एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 3 अधिक है, अगर उसका क्षेत्रफल इतना आ रहा है तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, अभी कुटीर उद्योग वाला सवाल आपको बताया ही। उसके बाद जो तीसरी प्रश्नावली है वो सिद्धाचार्य महोदय के सूत्र पे है कि मूलों की प्रवृत्ति। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, और उन मूलों की प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति मतलब कैसे हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, कैसे मूल हैं, कैसे पता करेंगे हम, इसको ज्ञात करके, डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात करके। इसको क्या कहते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो पूरा फॉर्मूला है, केवल इसके इतने से पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर। ठीक है, समझ गए ना, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। समझ गए। अब इसी के आधार पर प्रश्नावली सारा हमको कराना है। अच्छा, उदाहरण आप लोग अपने से करिएगा, प्रश्नावली हम करा रहे हैं बेटाए। चलिए फॉर्मूला हम लिखे रहने देते हैं। फॉर्मूला हम लिखे रहने देते हैं। चलिए देखिए, पहला दिया है सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। सवाल कह रहा है कि मूलों की हमको क्या ज्ञात करना है, प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, क्या है। ठीक है, और
उसके बाद दिया है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मूल दो वास्तविक मिलते हैं तो उन मूलों को भी ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात होते हैं? या तो उनको रेखीय गुणनखंड कर दो या तो सीधाचार महोदय का फॉर्मूला लगा दो। समझ गए? चलिए पहला सवाल है आपका, इसको मिटा रहे हैं। ये फॉर्मूला हम एक साइड लिख देते हैं। सीधाचार महोदय का फॉर्मूला है -b। याद करके आए कि नहीं आप लोग? बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, हमेशा काम देगा। पहला सवाल देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? कि मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि 0 के बराबर है। b की वैल्यू क्या है यहां से बताओ? b की वैल्यू क्या है? -3 है। x नहीं है, -3 होगा ना खाली। और a की वैल्यू क्या है? 2। c की वैल्यू क्या है? प्लस का 5। तो d बराबर आ जाएगा b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -4 दूना 8 पचे 40, यानी माइनस का क्या आ गया 31। क्या आ गया? माइनस का 31। इसका मतलब जो d है यानी डिस्क्रिमिनेंट है, ये ग्रेटर देन 0 आया कि लेस देन 0 आया कि 0 के बराबर आया? बताइए, 0 से छोटा है कि बड़ा है? ये बड़ा है रे, -31 बड़ा है, दिमाग चढ़ने गया है, -31। तो यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किससे है? ये जो -31 वैल्यू आई है किससे छोटा है? 0 से छोटा है। d इज लेस देन 0। इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे? इसका मतलब इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यही कंडीशन था ना, जब d की वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं। इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। अब जब कोई वास्तविक मूल है नहीं है तो इसके मूल हमको ज्ञात करना ही नहीं है, सवाल तो छोटी हो गई। ठीक है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है तो सवाल हमको ये करना ही नहीं है। ठीक, बताएं। फिर देखिए दूसरा सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है बेटा? 3। b की वैल्यू क्या है? -4√3। c की वैल्यू क्या है? 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर? माइनस का 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो यहाँ कितना आएगा जरा बताओ तो। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस बन जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16। और करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर का मतलब सेम में गुणा, करड़ी हट जाती है ना रे, यही ना बताए थे। करड़ी में जब, अरे यार, करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 करोगे तो करड़ी में 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस 9 को क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, तो 3 बाहर आ गया ना। इसका मतलब जब करड़ी में समान राशि का आपस में गुणा हो तो करड़ी हट जाती है, सीधा करड़ी हट जाती है। यानी माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस आ गया, 4 के स्क्वायर किए तो 16 आ गया, और ये करड़ी में 3 का स्क्वायर किए तो 3 आ गया। तो यानी 16 में कितने का गुणा होगा? 3 का। 16 तिहाई 48, यानी यहाँ कितना आ गया? 48। -4 तिहाई 12 चौक 48, मतलब क्या आ गया? 0। मतलब क्या आ गया? 0। और जब d बराबर 0 आ जाता है तो कैसे मूल होते हैं? दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल। और वो जो दोनों समान वास्तविक मूल क्या आते थे? x बराबर -b/2a, यही ना आते थे। तो माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा? 4, माइनस का 4 कड़ी में 3 लिख दो, बटे 2, a का वैल्यू क्या है? 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। x का क्या मान आ गया? 2√3/3। यही इसका मूल आ गया। समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं करना है, एक बार सूत्र जान गए उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाना है।
अब बुरा भाग जो घटाना आपको नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्या निकालना है, खाली डिस्क्रिमिनेंट डी निकालो। वो अगर तीनों कंडीशन याद रहेगी तो सवाल आराम से हल होगी। पहला डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी जीरो से बड़ा रहता था तो दो वास्तविक मूल मिलते थे। जब डी जीरो के बराबर रहता था तो दो समान वास्तविक मूल मिलते थे। जब डी लेस देन जीरो रहता था तो क्या होता था, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। चलिए अब ये तीसरी सवाल आप अपने मन से करेंगे, क्या तो अपने से भी करिए, सहम ही करें। पहला का तीसरी सवाल ये आप अपने मन से करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए दूसरी सवाल क्या कर रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करिए, किसका मान ज्ञात करना है, के का, कि उसके दो बराबर मूल हो, उसके दो बराबर मूल हो। यानी दो बराबर मूल कब होते हैं, कब होते हैं बताइए, दो बराबर मूल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, यानी डी बराबर जीरो होता है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, के का, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है के, सी का मान क्या है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ डी की वैल्यू कितना दी गई है 0, क्योंकि सवाल बोला है कि इसके दो बराबर वास्तविक मूल है, तो यानी डी की वैल्यू क्या दी गई है 0। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल डी का क्या मान है 0। बी स्क्वायर का मतलब के का स्क्वायर, अब माइनस का 4ac मतलब 4 में 2 का मल्टीप्लाई इंटू सी का मतलब 3 का मल्टीप्लाई बराबर 0। या के स्क्वायर माइनस 4 दूना 12 यानी 36 बराबर 0। या के स्क्वायर बराबर प्लस का 36, या के बराबर क्या आ जाएगा 6, के बराबर क्या आ जाएगा 6। वैसे जब क्यों के बराबर 6 आएगा पता है, ये के स्क्वायर बराबर 36 है तो इसको लिख सकते हो के बराबर करड़ी में 36। एक फार्मूला होता है, ठीक है, अगर x पावर m बराबर y है, ठीक है, x पावर m बराबर y है तो x बराबर y की पावर ये जो m है अगर इसके ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 1/m। समझ गए, क्या हो जाएगा 1/m, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो जानते हो, अगर x पावर m पावर n है तो हो जाता है x पावर mn, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, जहां कहीं जरूरत पड़े उसको लगा देना। अगर x पावर m बराबर y है तो अगर इस घात को हमको शिफ्ट करना है पावर को, तो x बराबर y पावर ये m जो है यहाँ पे आके 1/m हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला याद कर दिए घातांक का, एक ढेर सारा फॉर्मूला नॉर्म बताया गया होगा। अगर x पावर m है कि पावर n है तो हो जाता है x पावर mn। इसका उदाहरण देखो, अगर 2 की घाते 3 बराबर 8 है, ठीक है, 2 की घाते 3 बराबर 8 है, तो अगर इस 3 को इसके ऊपर ले जाना रहे तो क्या लिख देंगे, 2 बराबर 8 की घाते 1/3, ये लिख देंगे ना। अब देखो 8 घाते 1/3 बराबर है कि नहीं, 8 को हम बराबर नीचे बराबर लिख के 8 को हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8, इसकी घात 1/3, ठीक। अब देखो जब यम की घात n हो तो इस यम n का आपस में गुणा हो जाता है, 2 की घाते 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब फार्मूला हमारा सही है। तो यहाँ पर k बराबर √36 आ गया, √36 को हटाओगे तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है, k का वैल्यू +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, तो प्लस वाला आप लीजिए, ठीक है। दूसरा आप k वाला अपने मन से आप लगाएंगे, दूसरा आप k वाला अपने मन से लगाएंगे, ठीक है, इसको लिख लिया ना। देखिए दूसरा k वाला सवाल थोड़ा सा फंसाने वाला है, आपको खोल के बता दे रहे हैं। kx x माइनस 2, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अंदर को मल्टीप्लाई करिए, kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू क्या दी गई है k, b की वैल्यू क्या दी गई है माइनस का 2k, c की वैल्यू क्या दी गई है 6, ठीक है। कैपिटल डी का क्या मान है 0 दिया है, मूल इसके बराबर है, यानी डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6, बराबर डी का मान क्या दिया गया है 0। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं
4k² बराबर -24 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24k हो जाएगा। बोलो अब देखो, इस एक k से एक k कट जाएगा, हो जाएगा 4k बराबर 24, या k बराबर 24/4, 4 का 4, 4 6, तो k का मान क्या आ गया। अच्छा लो दूसरी सवाल बता दिया आपको, समझ गए k का मान कैसे निकाले। अब देखिए इसकी 3 सवालें और बची हैं, ठीक है, इस चैप्टर का, फिर ये आपका द्विघात समीकरण का चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक, मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। वो जो फार्मूला हम कोने में लिखाते हैं ना, इसको सजाइएगा मत, और जो दिन पूछ दिया और नहीं आया ना तो उस दिन कूटेंगे नहीं, सब इसको कोष्टक बना के याद कर लिया करिए जो जो हम लिखाते हैं, ठीक है। फिर देखिए सवाल दे रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी जो आम की बगिया है ना, ये आम की बगिया है, कह रहा है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई, लंबाई माने ये, इसकी चौड़ाई की क्या हो, दोगुनी हो। यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो, 2x हो। समझ गए कि नहीं समझे। क्या आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो। यानी चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई 2x, अगर चौड़ाई 2x मानेंगे तो लंबाई कितना रहेगा, हट गधा 4x रहेगा ना। अगर इसको 2 मान लोगे तो 4 हो जाएगा, इसको 3x मान लोगे तो 6x हो जाएगा। समझ गए। फिर दिया है तो दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर। अच्छा बाग कैसा है बताइए, बाग कैसा है, आयताकार। बाग कैसा है, आयताकार। उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लोगे कि नहीं है। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करो बराबर 800, और फिर उसके बाद करड़ी वर्डी लो। ठीक है, अब देखो कि माना तीसरा, माना बाग की चौड़ाई से, चौड़ाई हम पहले क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको लंबाई को 2 गुना करना है। माना बाग की चौड़ाई x, तो लंबाई क्या होगी 2x। लंबाई क्या होगी बेटा 2x, और क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 800 मीटर। क्षेत्रफल वेरी गुड 800। क्षेत्रफल को हमेशा खाली मीटर लिख के कहीं मत छोड़ना, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा होता है ना। अगर लंबाई 2x मीटर है और चौड़ाई x मीटर है तो इसका इसमें गुणा होगा तो मीटर का भी तो मीटर में गुणा होगा। तो क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है 800। लंबाई कितना है बेटा 2x, चौड़ाई कितना है x बराबर 800, या 2x में x का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 800, या x का स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, कट के क्या हो जाएगा 400, 2 चौका 0 0, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 400। तो अब बताओ x की घाते 2 है, जो x की घाते 2 है इसको इधर ले, जब x की घाते 2 हटाते हो तो सामने वाला क्या बन जाता है, करड़ी में। ठीक है, लेकिन जब 2 रहेगा तभी करड़ी में जाएगा, क्योंकि करड़ी का मतलब ही होता है 1/2। करड़ी का मतलब क्या होता है 1/2। अगर यही करड़ी ना लगा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 की घाते 1/2। जब भी स्क्वायर इधर से हटेगा दाहिने साइड जाएगा तो या तो करड़ी लगेगा या कोष्टक बना के घाते 1/2 कर दोगे। अच्छा 400 किसका वर्गमूल, 400 का वर्गमूल क्या होगा बताइए, 400 वर्गमूल क्या होगा 20। करड़ी हटती है तो प्लस माइनस 20 लगता है, जब भी करड़ी हटेगी तो प्लस माइनस आता है। अच्छा यहाँ पे 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर घाते 1/2। अब ये स्क्वायर हुआ, इसको कोष्टक तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 20। ऐसे भी 20 आया, ऐसे भी 20 आया। समझ गए ना। तो चूंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती तो कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली। यानी चौड़ाई क्या आ गया 20 और लंबाई कितना आ जाएगा बेटा 2 गुना है ना 2x, लंबाई क्या आ जाएगा 40। और ये x क्या माने थे हम, चौड़ाई माने थे ना, चौड़ाई क्या है 20, लंबाई क्या है 40। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल संभव है।
यही बोला था ना, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम लिख देंगे हाँ बिल्कुल ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है बेटा, मिटाऊं? फिर देखिए ध्यान से सुनिए, 2 सवाल और बचा है, फटाफट करते हैं, दोनों क्वेश्चन खत्म करते हैं, ये द्विघात समीकरण का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, चाहे किसी भी चैप्टर में, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, दिया है क्या ये निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, अब आप देखेंगे कि स्थिति संभव है कि नहीं, और दूसरा लाइन कह रहा है कि यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, बोल रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष, और बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था 28 था। तो पहला तो बोल रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो मान लेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे बताओ, माना पहले मित्र की कौन सी आयु, वर्तमान आयु, यही ना पूछा गया है, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या है बेटा x वर्ष, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताइए, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दोनों का जोड़ा 20 वर्ष था, सिखाए हैं इस तरह का क्वेश्चन को, जब दोनों का जोड़ 20 है, एक को x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, चटाक से मारेंगे गाल पे गधा वाले, बताए थे ना रे कि दूसरा 20 - x हो जाएगा। बोल उस दिन इतनी बार समझाए कि 3 रुपए तेरे को दिए, 7 रुपए तेरे को दिए, दोनों को जोड़ के 10 रुपए हुआ, मान लो हम कह देंगे कि दोनों को जोड़ के हम 10 रुपए दिए, एक को 2 रुपए दिए, दूसरे को कितना दिए 8 रुपए दिए, कैसे आया, घटाने पे आया, 10 में से 2 घटाया तब ना आया। तो यही तो बोल रहा है कि दोनों को जोड़ करके दोनों की आयु का योग क्या है 20 साल है, अगर एक को हम x मान लिए तो दूसरा को क्या मानेंगे 20 - x मानेंगे, 20 - x वर्ष। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था 48। पहले तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु ज्ञात करो, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ये तो वर्तमान आयु था, मतलब आज की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या रही होगी बताओ, तो 4 साल पहले जाना है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे x - 4 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व की पहला मित्र हो गए, फिर दूसरे मित्र की आयु 4 साल पहले कितना थी, पूर्व मतलब पहले कितना थी 4 साल पहले, 20 - x आज है, 4 साल पहले मतलब -4 घटा देंगे, कुल हम ही पढ़ेंगे, हम ही बोलते रह जाएंगे, आएगा आएगा नहीं समझो, 20 में से 4 घटाओगे तो क्या 16 - x वर्ष, 16 - x वर्ष। ठीक है बेटा, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु - 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 16 - x वर्ष। अब दिया है कि इन 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल क्या था 48 था, x - 4 में 16 - x का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 48। ठीक है बेटा, गुणा करिए, x का गुणा 16 में 16x, x का गुणा -x में माइनस का x स्क्वायर, -4 का गुणा 16 में माइनस का 64, -4 का गुणा -x में प्लस का 4x बराबर 48। ठीक है, अब -x स्क्वायर को उधर ले जाइए, प्लस x स्क्वायर हो गया, और फिर कोई x में प्लस 4x को उधर ले जाइए, माइनस का 4x हो गया, प्लस 48 जो का त्यों रहने दीजिए, अरे 4x प्लस 16x 20x हो जाएगा ना, 16 - 4 = 20, तो उधर जाकर के माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस का 48 जो का त्यों है, माइनस का 64 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 64 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर - 20x प्लस 40 100 112 बराबर 0, यही आ गया ना। अब दिया है कि क्या यह स्थिति संभव है, संभव कब होगा जब इनकी वर्तमान आयु पता चलेगी। ठीक है, अब वर्तमान आयु पता चलने का मतलब कि x का क्या मान आना चाहिए, वास्तविक मान आना चाहिए, कौन सा मान आना चाहिए वास्तविक मान, अगर वास्तविक मान नहीं आता है तो इसका मतलब इनकी वर्तमान आयु हम पता नहीं कर पाएंगे, और वास्तविक मान कब कब आता है
या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्योंकि जो लेस देन 0 होता है तो वास्तविक मान नहीं आता है। तो जरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का निकाल करके देखो, ए की वैल्यू क्या दी गई है 1, बी की वैल्यू माइनस का 20, सी की वैल्यू 112। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर बेटा, माइनस का 20 का स्क्वायर, माइनस 4a का मान 1, सी का मान 112। तो माइनस 20 के स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 के स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, माइनस 4 1 का 4, 112 में 4 का गुणा करोगे तो 448 आ जाएगा, 400 में 448 घटाओगे तो माइनस का 48। इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आ गया ना, कोई वास्तविक मान नहीं, कोई वास्तविक मान नहीं। इसका मतलब वर्तमान आयु हम पता कर सकते हैं, जब x का वास्तविक मान आया ही नहीं तो इसका मतलब वर्तमान आयु पता नहीं कर सकते, इसका मतलब वर्तमान आयु पता नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए ऐसे हल करिए, जब भी ये पूछे कि क्या ऐसी स्थिति संभव है तो समीकरण बना लो, पहले समीकरण बना के विविक्त कर निकालो, अगर विविक्त कर 0 से छोटा आ जाए तो बोल दोगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि जब x का मान नहीं निकलेगा तो वर्तमान आयु बताओगे कैसे तुम। ठीक है, अगर 20 का माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तब तो x का मान निकल जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तब वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए उसके बाद देखिए पांचवी सवाल, कौन सा सवाल, पांचवी सवाल मिटा दूं, इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट सवाल, सब उतार लिए हैं ना, हाँ छापिए छापिए, छाप करके घर जा करके देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर जो लगाया गया है उसको देखिए, क्योंकि अभी समझाया गया है ना, आपके दिमाग में वो तुरंत चीजें आने लगेंगी, क्लास में क्या समझाया गया था, 2-4 दिन बाद देखेंगे तो चीजें भूल जाएंगे आप। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, परिमाप कितना 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात करना है। पहली बात तो इस पार्क में ही नहीं दिया गया है कि पार्क आयताकार है कि वर्गाकार है, पार्क क्या आयताकार है कि वर्गाकार है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, पार्क कैसा है, आयताकार है, पार्क कैसा है, आयताकार है। चलो हम मान लेते हैं। अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है, हाँ बताइए, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है बताइए, चार गुणे भुजा, चार गुणे भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, समझ गए। और फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, उसी को कहते हैं भुजा का स्क्वायर, समझ गए। चलिए अब ये सवाल दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। चलिए इसको मिटा दें। अच्छा परिमाप दिया है मतलब किसकी जोड़ दिया है, लंबाई और चौड़ाई की, किसकी जोड़ दिया है, लंबाई चौड़ाई की। ठीक है, मतलब 2 ठो लंबाई होगा और 2 ठो चौड़ाई होगा, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक वर्ग को बनाना संभव, उसका क्षेत्रफल यानी क्या दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या दिया गया है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई और चौड़ाई दिया 400 मीटर के पार्क बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करिए। तो अगर आपका पार्क क्या है, मान लीजिए वर्गाकार है, पार्क क्या है मान लीजिए वर्गाकार है, तो माना पार्क की लंबाई क्या होगी, x मीटर,
और चौड़ाई भी क्या होगी, x मीटर ही होगी ना, क्योंकि ये तो पार्क कैसा है, वर्गाकार है, ये भी x ये भी x। तो दिया है परिमाप, परिमाप क्या दिया गया है 80 मीटर, परिमाप क्या दिया गया है 80 मीटर, यानी 4x बराबर 80, x बराबर क्या आ गया 20 मीटर, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है 20 है। और क्षेत्रफल भी देख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, क्या दिया गया है 400, यानी लंबाई का मान x चौड़ाई का मान x बराबर 400, या x स्क्वायर बराबर 400, या x बराबर 20। ये हो जाएगा ना, जब वर्गमूल लेंगे x बराबर, जब एक घाते 2 इधर आकर के वर्ग आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी तरफ से चैप्टर आपका खत्म होता है। तो इसका मतलब पार्क बनाना संभव है कि नहीं संभव है, जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या है 20 मीटर, समझ गए। ये द्विघात समीकरण का हमारा चैप्टर हमारी तरफ से आपका समाप्त होता है। इसमें आपको क्या क्या बनाए, हम क्या क्या बताया, द्विघात समीकरण की परिभाषा, द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर द्विघात समीकरण का आपका व्यवहारिक सवालों को हल करने के लिए बताया, कुछ कुटीर उद्योग वाले थे, उम्र वाले थे, और धनात्मक पूर्णांक वाले थे, क्रमागत धन पूर्णांक वाले, सब आप घर जाके रिपीट करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम मूलों की प्रवृत्ति बताए, प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति के लिए हमको क्या निकालना पड़ता था, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, दो द्विघात समीकरण के दो मूल क्या होते थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस माइनस मतलब प्लस को अलग दो और माइनस को अलग दो तो दो मूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते थे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता था तो मूल कैसे थे, दो वास्तविक मूल मिलते थे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता था तो क्या मिलते थे, दो समान मूल, और जो समान मूल होते क्या थे, माइनस बी अपॉन 2a। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलते थे। ठीक है, कल से आपको कोई भी नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, ये बंद हो गया था क्या।